स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बरसात और बाढ़ के कहर से प्रभावित इलाकों में प्रभावित हुए लोगों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। बाढ़ ग्रस्तों के लिए 11,500 करोड़ के पैकेज का ये ऐलान राज्य के आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने किया है। इस पैकेज के तहत बाढ़ प्रभावित हर परिवार को 10,000 मिलेंगे। क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए 15,000 से 1.5 लाख रुपए तक की सहायता नुकसान के हिसाब से दी जाएगी। 4 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित दुकान मालिकों को 50-50 हजार मिलेंगे। ग्रामीण सड़कों, पुलों, स्कूलों और सरकारी ढांचों को हुए नुकसान से करीब 2500 करोड़ का नुकसान हुआ है। मृतक के परिजनों को किसानों के लिए 4 लाख एसडीआरएफ, 2 लाख पीएम, 1 लाख सीएमओ और 2 लाख समेत लगभग 9 लाख रुपए मिलेंगे। 11,500 करोड़ का ये सब इसके लिए फ्लड के लिए पैकेज घोषित किया है। ये पूरे कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र और पूरे महाराष्ट्र के लिए, इसमें अमरावती हो, अकोला हो, नागपुर हो, इसका भी समावेश है। जैसे कि परभणी हो, नांदेड़ हो, ये जिलों का भी समावेश इसमें है। खेती का प्राथमिक अंदाज 4 लाख हेक्टेयर तक आया है। उसको एनडीआरएफ के इंटरेस्ट के बाहर जाकर हमारी सरकार ने भूमिका रखी है कि उसको मदद करने की। अभी फाइनल इसका आने के बाद में, सर्वे पंचनामे आने के बाद में हम लोग इसके बारे में बताएंगे। आज तो मकानों के लिए जिस फैमिली में घर में पानी गया है उसको 10,000 रुपए तक सानुग्रह अनुदान देने की बात हुई। और पेगासस जासूसी कांड को लेकर राजनीतिक गोलबंदी तेज हो गई है। बीजेपी के सहयोगी बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरफ से इस मामले में जांच की मांग किए जाने पर शिवसेना की प्रतिक्रिया आई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने नीतीश को आदर्श नेता करार देते हुए कहा है कि उनकी आत्मा विपक्ष के ही साथ है। राउत ने कहा, मैं नीतीश कुमार का धन्यवाद करता हूं, वो हमेशा से ही आदर्श नेता रहे हैं। आज भले ही वो सरकार के साथ हैं, लेकिन उनकी आत्मा हम लोगों के ही साथ है। ये मुझे पता है। अगर वो पेगासस मामले की जांच की बात करते हैं तो वो कहीं वही कह रहे हैं जो विपक्ष की मांग है। मोदी जी को कम से कम इस पर सुनना चाहिए। दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात पर नवाब मलिक ने बयान देते हुए कहा है कि शरद पवार राज्यसभा के मेंबर हैं, कोऑपरेटिव के मुद्दे पर पहले प्रधानमंत्री से मिले थे और आज भी अमित शाह से भी उसी मुद्दे को लेकर मुलाकात की है। मंत्रियों से मिलने पर किसी भी प्रकार का अनुमान लगाना या बातें बनाना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की और हमारी एनसीपी की विचार एकदम अलग हैं। हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य हैं, पार्टी के नेता हैं। निश्चित रूप से कुछ विषय होते हैं अलग अलग विभाग के, उनको जाकर उस पर चर्चा करके कोई रास्ता निकालना है। और हमें लगता है कि जिस तरह से इससे पहले भी हमने आपको अवगत कराया था कि कोऑपरेटिव बैंक्स का जो विषय है, जिसमें जो आरबीआई के अधिकार हैं, जिस तरह से वो चीजों को संचालित करती है, पहले प्रधानमंत्री जी से भी उसी विषय पे मिले थे और अमित शाह जी देश के कोऑपरेटिव विभाग के भी मंत्री हैं। राज्यसभा कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा ब्रेक द चेन मुहिम के तहत जारी नई गाइडलाइन आज से लागू हो रही है। इसमें राज्य के 14 जिलों को छोड़कर अन्य 22 जिलों में जारी लॉकडाउन में बड़ी ढील दी गई है। इसके अनुसार विदर्भ के सभी जिले, मराठवाड़ा मंडल के बीड़ और उत्तर महाराष्ट्र मंडल के अहमदनगर जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में गतिविधियों में काफी शिथिलता दी गई है। राज्य के 36 में से 11 जिलों में लेवल 3 की पाबंदी बरकरार रहेगी और वहीं 3 जिलों में छूट देने का अधिकार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास होगा। नए आदेश के मुताबिक सभी पब्लिक गार्डन, प्लेग्राउंड, वॉकिंग, जॉगिंग और साइकिलिंग के लिए खोले जा सकते हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। वहीं सिनेमाघर, ड्रामा थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस अगले आदेश तक बंद ही रहेंगे।
व्यापारियों और दुकानदारों की लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा करते हुए बीएमसी ने मुंबई में रात 10 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं फिल्मों की शूटिंग को भी मंजूरी दे दी गई है। लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आम जनता को मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करने की इजाजत देने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। राज्य सरकार की ओर से सोमवार को छूट की घोषणा के बाद बीएमसी ने भी देर रात मुंबईकरों के लिए राहत की घोषणा की है। बीएमसी कमिश्नर IS चहल ने आदेश जारी करके कहा है कि मुंबई में पिछले 2 सप्ताह में कोरोना का पॉजिटिव रेट 1.76% रहा है और सिर्फ 18.97% ऑक्सीजन बेड पर मरीजों का इलाज चल रहा है। इसीलिए मुंबई में ब्रेक द चेन अभियान के तहत छूट दी जा रही है। और मुंबई नगर निगम ने रविवार को बताया है कि कोविड-19 महामारी के बीच सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर बीएमसी ने लोगों से 62 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2020 से लेकर 2 अगस्त 2021 तक बीएमसी ने 62 करोड़ 8,28,600 रुपए का जुर्माना वसूला है, जिसमें मुंबई पुलिस और रेलवे द्वारा वसूला गया जुर्माना भी शामिल है। बीएमसी ने कोरोना महामारी के बीच सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर लोगों से 62 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला है। इसी सच का पता लगाने न्यूज़ वन इंडिया की टीम मुंबई के अंधेरी परिसर में पहुंची, जहां बीएमसी के क्लीन अप मार्शल कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों से जुर्माना वसूलते हैं। देश में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, लेकिन अभी लोग मास्क नहीं पहन रहे। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को बीएमसी के क्लीन अप मार्शल कोरोना नियम समझाने की कोशिश करते हैं और जो लोग नहीं समझते हैं उनसे जुर्माना वसूला जाता है। इन बीएमसी क्लीन अप मार्शल से खास बातचीत की हमारी संवाददाता फरियाल सैयद ने। बीएमसी ने कल एक ताज़ा डेटा अपलोड किया है, जिसमें बताया गया है कि बीएमसी ने अभी तक कुल मिला के 68 करोड़ रुपीस फाइन के तौर पे कलेक्ट किया है, जो लोग मास्क नहीं पहनकर नियमों का उल्लंघन करते हैं। हमारे साथ कुछ बीएमसी के वर्कर्स मौजूद हैं, जो रोज़ इस सिग्नल पर खड़े होकर लोगों को नियमों को फॉलो करने के लिए दरख्वास्त करते हैं और जो लोग नहीं मानते हैं उनसे फाइन कलेक्ट करते हैं। आइए न्यूज़ वन इंडिया की टीम उनसे खास बातचीत करेगी। दीदी, आपका नाम? गजरा शेखर। तो आपको पता है कि आप सिग्नल पे खड़े रह के आपको बीएमसी ने काम दिया है नियमों का पालन करने के लिए, तो क्या कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है और लोग आपको कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? वो लोग हम के मतलब फाइन गाली दे रहे थे, झगड़ा करते हैं हमारे लोग से साथ, हमारे साथ झगड़ा करते हैं ना वो लोग, तो वो फाइन नहीं देते, तो फाइन हम लोग छोड़ देते फिर। मतलब लोग आप लोगों के साथ में दादागिरी करते हैं? दादागिरी करते हैं हम लोग के साथ, पर वो लोग भाग जाते हैं। रिक्शा वाला बहुत आराम में रहते, रिक्शा वाला भाग रहते। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत ऊपर वाले अधिकारियों से नहीं किया? तो ये करना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग का अभी मतलब उतना नहीं है, मतलब हम लोग पकड़ते जाने देते। चलो उनके पास पैसा नहीं है तो जबरदस्ती तो नहीं ले सकते, इसके लिए छोड़ देते हम लोग। यहाँ पर सिग्नल पर खड़ा होकर जो कोरोना के नियमों का पालन नहीं करते हैं उनसे फाइन वसूलते हैं। कैमरामैन गौरव नायक के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ वन इंडिया। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। सरकार अपनी ओर से कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन कुछ लोग नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को न्यूज़ वन इंडिया ने कैमरे पर कैद किया और नियम तोड़ते हुए पकड़ा है। कुछ लोगों ने गलती स्वीकार की है तो कुछ ने मीडिया और बीएमसी के कर्मचारियों को ही नियमों का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने 22 जिलों को लॉकडाउन से राहत दी है, जिसमें मुंबई भी शामिल है। लेकिन शायद मुंबईकर ये समझने में असमर्थ रह रहे हैं कि कोरोना की 3rd वेव आने की आशंका अभी भी बरकरार है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने अपने कैमरा में बाकायदा कुछ लोगों की लापरवाही कैद की है। कैमरामैन गौरव नायक के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ वन इंडिया।
कोरोना की दूसरी लहर का सफलतापूर्वक सामना करने के बाद बीएमसी तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुटी है। हालांकि इससे पहले मुंबई में दही हांडी उत्सव और गणेश उत्सव के दौरान कोरोना संक्रमण बढ़ने से रोकने की बड़ी चुनौती बीएमसी के सामने है। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा है कि त्योहारों के दौरान भीड़ इकट्ठा होने से रोकना हमारे लिए कठिन चुनौती है। इसके लिए बीएमसी गाइडलाइंस जारी करेगी। साथ ही वार्डों को ऐसे अधिकार दिए जाएंगे कि वो नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकें, ताकि मुंबई में कोरोना का संक्रमण फैलने से रोका जा सके। पिछले साल दशहरा से पहले छूट दी गई थी, जिसके बाद केस बढ़े थे। इसीलिए त्योहारों के दौरान हम सभी गतिविधियों पर काफी बारीकी से नजर रखेंगे। काकानी ने कहा कि तीसरी लहर आने की आशंका को देखते हुए बीएमसी उससे निपटने की तैयारी कर रही है। जंबो कोविड सेंटर और अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन बेड के साथ वेंटिलेटर की सुविधा बढ़ाई जा रही है। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे अगली खबर की। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 4,869 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 90 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक नए मामलों के बाद प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 63,15,063 हो गई है, जबकि महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,33,038 हो गया है। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में 730 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 15 मरीजों की जान चली गई है। लॉकडाउन के कारण कई लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है और कई व्यवसाय बंद हो गए हैं। ऐसे वक्त में नवी मुंबई से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दो बहनों ने लॉकडाउन में आर्थिक संकट से हार कर खुदकुशी करने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक घटना नवी मुंबई के एरोली इलाके की है। दोनों बहनें एरोली के सेक्टर 10 स्थित सागर दर्शन सोसाइटी में रह रही थी। दोनों बहनें घर पर बच्चों की ट्यूशन क्लास लेती थीं। आर्थिक तंगी के कारण बहनों ने अपने पड़ोसियों से पैसे उधार लिए थे। लगातार पैसों की तंगी से दोनों डिप्रेशन में थीं और इसलिए उन्होंने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, ऐसी आशंका पड़ोसियों ने जताई है। एक बहन ने घर के हॉल में और दूसरी ने बेडरूम के पंखे पर लटक कर अपनी जान दे दी। दोनों बहनें घर के बाहर नजर नहीं आने पर पड़ोसियों को शक हुआ। जब पुलिस को बुलाया गया तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा और पाया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। एरोली पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। घटना से इलाके में हड़कंप का माहौल है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा समेत बिजनेसमैन अंडरवर्ल्ड के लोगों के खिलाफ फिरौती का मामला दर्ज करने वाले तीनों बुकियों को अब धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद इन बुकी ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। इस मामले में पुलिस से कुल 28 लोगों के खिलाफ झूठे मामले में फंसाकर फिरौती लेने का मामला दर्ज किया है। इन 28 लोगों में कुछ लोग अब भी जेल में अन्य मामलों में सजा काट रहे हैं। मामला दर्ज होने के बाद सोनू जालान, केतन तन्ना और रियाज भाटी को धमकियां मिल रही हैं, जिसके चलते उन्होंने मुंबई पुलिस से प्रोटेक्शन की मांग की है। इसमें अभी हमारे जो कंप्लेनेंट है, यहाँ पे अभी 3 कंप्लेनेंट टोटल सामने आए पुलिस के सामने, जो एफआईआर और तपास में जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है, और तकरीबन 6.5 से 7 करोड़ रुपए एक्सटॉर्ट हुआ है, इतनी अमाउंट आई है उसमें, और बाकी गिफ्ट वगैरह अलग से है, घड़ी वगैरह। तो इसमें जो कंप्लेनेंट है उनके ऊपर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है, और कुछ इसमें से एक्यूज है वो लोग उनको प्रेशर कर रही है। उसके लिए कुछ एविडेंस है, रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो कंप्लेनेंट ने पुलिस को दी है और उसके खिलाफ कंप्लेंट भी की है, एनसी फाइल की हमने, कैसे ऐसा प्रेशर किया जाए। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है और जमकर हंगामा किया है। दरअसल मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वीआईपी गेट पर अदानी की नेम प्लेट लगाई गई है, जिसके चलते शिवसेना ने विरोध किया। शिव सैनिकों ने मुंबई एयरपोर्ट के बाहर लगी अदानी कंपनी की नेम प्लेट में तोड़फोड़ की और उसे हटा दिया। आपको बता दें कि अदानी समूह ने मुंबई हवाई अड्डे का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के बाद 13 जुलाई को अदानी हवाई अड्डे की नेम प्लेट लगाई थी। तो मुंबई एयरपोर्ट को छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम दिया है, वो भी जो पंतप्रधान थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब और आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वतीने इन्होंने ये नाम दिया था। तो ऐसे नाम एक कहाँ से अदानी एयरपोर्ट ऐसा नाम इधर आ गया है, तो उसके लिए हम लोग के जो कार्यकर्ता है उनकी भावना ये सब वही होगी और एक तोड़फोड़ उधर हो गया।
कब ये लगा अदानी ग्रुप में, कब नाम लिया? रात को लगाया है। अभी जब इधर देखने को आया तभी एक कार्यकर्ता ने सब ऐसे ही कर। किस तरह का नाम लगाया था जिसको आपने तोड़ दिया है? अदानी एयरपोर्ट के नाम लगाया था और उसको हम लोग को विरोध किया। औरंगाबाद पंचायत समिति में कांग्रेस और बीजेपी पदाधिकारियों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा अध्यक्ष की जमकर पिटाई की। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक औरंगाबाद की पंचायत समिति में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारियों में भिड़ंत हो गई। मुंबई के दहिसर चक नाका के पास बन रहा मेट्रो रेल का पिलर कल दोपहर एक होटल पर गिर गया। जानकारी के मुताबिक दोपहर में इस इलाके में तेज हवा चल रही थी और मेट्रो के लिए काम कर रहे सभी मजदूर खाना खाने गए हुए थे। उसी दौरान अचानक से ये पिलर झुकने लगा और होटल के ऊपर गिर गया। हजारों लोगों की दुआएं और 16 करोड़ का इंजेक्शन भी 11 महीने की वेदिका शिंदे को नहीं बचा सका। रविवार रात सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें पुणे के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट किया गया, लेकिन देर रात उन्होंने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ा में रहने वाले सौरभ शिंदे की बेटी वेदिका को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की जेनेटिक बीमारी थी। माता पिता ने क्राउड फंडिंग से 16 करोड़ रुपए जमा करके जोलगेंस्मा नाम का इंजेक्शन अमेरिका से मंगवाया था। वेदिका को जून में ये इंजेक्शन लगाया गया था। इसके बाद पूरा परिवार बेहद खुश था और वेदिका की कहानी सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हो रही थी। वहीं 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन देने के बाद भी वेदिका की मौत कैसे हुई, इस बात को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। सातारा के खटाव तहसील में नियमों का उल्लंघन कर बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन किया गया। बैलगाड़ी दौड़ में कई बैलगाड़ियां शामिल हुई हैं। इस मौके पर कोरोना के नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ। दौड़ के दौरान लोग झुंड बनाकर खड़े दिखाई दिए, जिसके बाद प्राणी मित्र ने इसका पुरजोर विरोध कर आयोजकों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि सातारा में कोरोना के चलते भीड़ जमा करने पर रोक लगाई गई है। और बीएमसी ने पूर्व सैनिक, शहीद सैनिक की विधवा और अविवाहित शहीद सैनिकों के परिजन को मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स भरने से छूट देने का निर्णय लिया है। ये प्रस्ताव स्थायी समिति के पास भेजा गया है, जिस पर बुधवार को निर्णय लिया जाएगा। राज्य सरकार के निर्णय को बीएमसी ने मुंबई में भी लागू करने का निर्णय लिया है। ये छूट संबंधित व्यक्ति के मृत्यु होने के पहले तक की मिलेगी और बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि यह छूट राज्य में एक ही प्रॉपर्टी पर दी जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स में छूट पाने के लिए संबंधित परिजन को जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी से प्रमाण पत्र लाकर देना होगा। पॉर्न फिल्म केस में राजकुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद पहली बार शिल्पा शेट्टी का स्टेटमेंट सामने आया था। शिल्पा ने सोशल मीडिया पर 2 पेज लंबा नोट शेयर कर कहा था कि बच्चों की खातिर उनके परिवार की प्राइवेसी का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है और उनका मीडिया ट्रायल बंद हो जाना चाहिए। शिल्पा के इस बयान के बाद कई बॉलीवुड सेलेब्स उनके सपोर्ट में आए हैं। शमिता शेट्टी, आर माधवन, वरुण धवन, जैकलिन फर्नांडिस, दिया मिर्जा, फराह खान, रकुलप्रीत सिंह, हंसल मेहता और ऋचा चड्ढा समेत अन्य कई सेलेब्स ने शिल्पा को सपोर्ट किया है। उनकी बहन शमिता शेट्टी भी एक बार फिर उनके सपोर्ट में उतरी हैं। शमिता शेट्टी ने शिल्पा के पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, आई लव यू माय मुंकी, मैं हर अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा आपके साथ हूं। आर माधवन ने भी शिल्पा के सपोर्ट में लिखा है कि आप सबसे मजबूत लोगों में से एक हैं जिन्हें मैं जानता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस चुनौती को भी अनुग्रह और गरिमा के साथ पार कर लेंगी। हमारी दुआएं हमेशा आपके और आपके परिवार के साथ हैं। सप्ताह के दूसरे दिन शेयर बाजार में बंपर तेजी देखी गई है। आज सेंसेक्स 872 अंकों के उछाल के साथ 53,823 के स्तर पर बंद हुआ है। सोमवार को इसमें 364 अंकों की तेजी दर्ज की गई है। इस सप्ताह अब तक सेंसेक्स में 1,237 अंकों की तेजी आई है। निफ्टी 245 अंकों की तेजी के साथ 16,130 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 27 शेयर हरे निशान में और केवल 3 शेयर लाल निशान में बंद हुए।
और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।